हेलो फ्रेंड्स। अभी हाल ही में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, शॉर्ट में इसको बोलते हैं EMRS, यहाँ पर वैकेंसी आई है और इसका जो फॉर्म है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग। EMRS अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट है। जैसे KVS होता है, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय, उसी तरह का है EMRS और काफी सालों बाद इसमें वैकेंसी आ रही है। ये रेसिडेंशियल है जैसे कि नवोदय विद्यालय होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस सब के बारे में डिटेल में समझेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले ये समझ लो, इसका एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। लेकिन 31 जुलाई का वेट मत करना, आजकल में फॉर्म भर लेना, क्योंकि लास्ट समय में क्या होता है, वेबसाइट क्रैश्ड हो जाती है और फॉर्म फिर भरने में बहुत दिक्कत होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं। सो लास्ट डेट का वेट मत करना, पहले ही भर लेना। अब कितने कितने का फॉर्म है, तो प्रिंसिपल के लिए आपको पे करना पड़ेगा 2,000 रुपए, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पे करना पड़ेगा 1,500 रुपए एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए पे करना पड़ेगा 1,000। उस नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में बताऊंगा, लाइक अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट, इस तरह की पोस्ट है। टीचिंग में केवल पीजीटी आई है, टीजीटी नहीं आई है। ओके, केवल पीजीटी है, टीजीटी का पोस्ट यहाँ पर अभी नहीं आया है, मतलब प्रिंसिपल और पीजीटी। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा मैं अभी आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। पीजीटी आया है मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तो डेफिनेटली मांगेगा। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो आप इस यहाँ फॉर्म नहीं भर पाएंगे, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ में आप भर पाएंगे। चलिए मैं अपन डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन। अभी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कब है, लेकिन लास्ट डेट अगर 31 जुलाई हम लोग माने, लास्ट डेट 31 जुलाई है, तो इसमें 1 महीना या 2 महीना ऐड कर दो, तो जुलाई के बाद आ जाएगा अगस्त और अगस्त के बाद सितंबर। तो हो सकता है इसका एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में हो जाए। लाइक KVS केंद्रीय विद्यालय आपको फॉर्म भरने के बाद 2 या ढाई महीने का समय दिया था, ज्यादा समय नहीं मिला था। तो ऐसी उम्मीद यहां भी जताई जा रही है कि इसका भी एग्जाम जल्दी हो जाएगा। 2-3 महीने बचे हैं और सेम KVS का सिलेबस है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट का होगा फॉर टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का 150 मिनट, मतलब 3 घंटे का होगा पीजीटी का एग्जाम, 3 घंटा। ओके, अब देख लेते हैं आगे। इसमें इंटरव्यू का क्या है, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। केवल प्रिंसिपल पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा, मतलब केवल प्रिंसिपल के लिए। पीजीटी के लिए इंटरव्यू नहीं है, लेकिन KVS में होता है, यहाँ नहीं है। यहाँ पर पीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू, याद रखना, इंटरव्यू नहीं है। केवल प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए स्किल टेस्ट हो सकता है, लाइक टाइपिंग टेस्ट। ओके, चलिए, मतलब पीजीटी सीधे एग्जाम दो और अगर मार्क्स अच्छा आ गया तो सिलेक्शन ले लो, कोई इंटरव्यू का लफड़ा नहीं इसमें। अब आगे देखो, मैंने बता दिया एग्जाम फी कितना है, 2,000 रुपए प्रिंसिपल का है, पीजीटी का 1,500 है और नॉन टीचिंग स्टाफ का 1,000 रुपए। पूरा डिटेल में वो सब चीज बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए, लेकिन एक चीज और बता दूं कि जो SC ST या PWD से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई फी नहीं है, नो फी। मतलब SC के लिए फॉर्म फ्री है, ST के लिए फॉर्म फ्री है और PWD के लिए फॉर्म फ्री है, ये याद रखना आप लोग। ओके, आगे देखते हैं। इसमें एक चीज और लिखा हुआ है, जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट। कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट में अप्लाई कर सकता है, लेकिन जितने पोस्ट पे अप्लाई करेगा उसका अलग अलग फी पे करना होगा, इसमें ये लिखा है। ठीक है, ये चीज है। हाउएवर फॉर पीजीटी पोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन और सिंगल सब्जेक्ट। जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे कई लोग हिस्ट्री में भी पीजी कर लिए हैं, कई लोग मतलब MA हिस्ट्री से भी कर लिए हैं, हिंदी से भी MA कर लिए हैं, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी से MA कर लिए हैं और इंग्लिश से भी MA कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पीजीटी के केस में केवल एक सब्जेक्ट से ही फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पीजीटी हिंदी से भी अप्लाई कर दिया, पीजीटी इंग्लिश से भी अप्लाई कर दिया, क्योंकि एग्जाम एक ही दिन में होगा। एक ही दिन होगा तो आपको एक सब्जेक्ट ही आप चूज करना है, इधर आप हिंदी से भरो या इंग्लिश से भरो। ये एग्जाम्पल था। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो 2 सब्जेक्ट से पीजी कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो आप एक ही फॉर्म एक ही सब्जेक्ट से डाल पाओगे पीजीटी के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप पीजीटी के लिए भी अप्लाई करना है, आप नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी अप्लाई करना है, तो आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं।
फिर ये वही सब रूल है जो जनरली होता है कि फॉर्म कैसे भरना है, मोबाइल नंबर सही डालना है, ईमेल एड्रेस सही डालना है, ये सब इसमें यही बताया हुआ है। सो आप लोग चाहो तो पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ पोस्ट कितना है 2023 में जो आया है ईएमआरएस का, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में, तो प्रिंसिपल की 303 पोस्ट है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। पीजीटी के 2266, मतलब 2266 पोस्ट पीजीटी के हैं। अकाउंटेंट के 361 है, ये नॉन टीचिंग के हैं। नॉन टीचिंग में अकाउंटेंट आया है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट मतलब जेएसए आया है, और लैब अटेंडेंट आया है, ये नॉन टीचिंग है। ठीक है, इसको देख लेना। टोटल 4062 पोस्ट है, 4062 पोस्ट, जिसमें प्रिंसिपल के लिए तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे। पीजीटी के लिए आप लोग मोस्ट लोग अप्लाई करोगे, और यहाँ पर नॉन टीचिंग के भी। ठीक है, प्रिंसिपल के लिए 12 साल का या 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा, आगे बताऊंगा। अब प्रिंसिपल आ जाओ। प्रिंसिपल आप लोग देखोगे तो प्रिंसिपल की टोटल 125 यूआर में है ना। टोटल 303 पोस्ट है, 125 यूआर में है, जिसमें से आप ईडब्ल्यूएस में भी अप्लाई करोगे तो 125 प्लस 30 हो जाएगा, या जो ओबीसी से अप्लाई करेंगे तो 125 प्लस 81 हो जाएगा। फिर ऐसी एससी और एसटी के लिए भी है। टोटल 303 पोस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पीजीटी है उसको देख लेते हैं। पीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आया है, तो हिंदी इंग्लिश है, मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कॉमर्स इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस। टोटल 11 सब्जेक्ट्स के लिए आई है वैकेंसी। ओके, इसमें आप कोई एक सब्जेक्ट ही चूज कर पाओगे। मैं मैथ्स वाला हूं तो मैं अपना ही बताऊं। मैथ्स में टोटल 244 पोस्ट है, जिसमें यूआर के लिए 101 है। जो ईडब्ल्यूएस होंगे वो 101 प्लस 24 हो जाएगा, जो ओबीसी होंगे वो 101 प्लस 65 हो जाएगा, जो एससी होंगे वो 101 प्लस 36 हो जाएगा, जो एसटी होंगे वो 101 प्लस 18 हो जाएंगे। ठीक है, 101 यूआर है सबके लिए, 108। सो दिस आर द क्राइटेरिया। अब देख लेना इस चीज को, आप जिस सब्जेक्ट से हैं, लेकिन ये भरना जरूर, अप्लाई जरूर करना। अब आगे देखो, ये ऑल इंडिया कंपटीशन रहेगा, इसमें पहले ही बता दूं ऑल इंडिया के लोग एलिजिबल हैं। अब कुछ थर्ड लैंग्वेज का भी कंसेप्ट है, जैसे मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली एंड संथाली, ये सब्जेक्ट्स के लिए भी आई है, इसके लिए भी देख सकते हो आप लोग। ठीक, जैसे मराठी है, नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी 16 है। अभी आप देख लेना जो जो सब्जेक्ट्स हैं थर्ड लैंग्वेज का। अब आते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट। नॉन टीचिंग पोस्ट, ये नॉन टीचिंग पोस्ट में देखो, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का कितना है जेएसए का, टोटल 759 पोस्ट है, जिसमें यूआर 311 है। ओके, अकाउंटेंट का 361 टोटल है, 147 यूआर है, लैब अटेंडेंट का 154 यूआर है, और टोटल देखोगे तो 373 है। बाकी डिफरेंट कैटेगरीज आप लोग देख लेना। आगे चलते हैं। अदर इंस्ट्रक्शंस में आप लोग पढ़ लेना, वही सब चीज होता है अदर इंस्ट्रक्शंस। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एफ वाला पॉइंट है, ये ध्यान समझना। लास्ट डेट कब है? 31 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। 31 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। अब आपसे बोला गया है द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट्स, ये सबको डिसाइड करने का जो डेट है वो 31 जुलाई है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे कोई पर्सन है एमएससी कर रहा है या बीएड कर रहा है, ध्यान समझना मेरे बात, एमएससी कर रहा है या बीएड कर रहा है, ठीक है, कोई पर्सन एमएससी या बीएड की जो फाइनल रिजल्ट है वो 31 जुलाई को आ जानी चाहिए। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कुछ लोग अभी क्या कर रहे होंगे, बीएड कर रहे हैं, सपोज एमएससी उनका पीजी हो गया है और वो बीएड कर रहे हैं, और उनका बीएड का जो रिजल्ट है, अगर वो सेकेंड ईयर में है, सेकेंड ईयर उनका चल रहा है या फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, सेकेंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, इसका रिजल्ट अगर फाइनल रिजल्ट 31 के पहले आ गया या 31 जुलाई को ही आ गया तो आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन आपका रिजल्ट सेकेंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट 31 जुलाई के बाद आ रहा है, मान लो 2 अगस्त को आ रहा है, 2 अगस्त 2023 को आ रहा है, तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे इस केस में। सिमिलरली एमएससी के लिए भी हो जाएगा। अगर आपने बीएड कर लिया है, ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया, बीएड के बाद आप एमएससी कर रहे हो, और एमएससी का रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए 31 जुलाई के पहले, मतलब आपके पास हर चीज जो 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 क्वालिफिकेशन है, एज है, वो हो जाना चाहिए 31 जुलाई से पहले तक। 31 जुलाई तक पहले हो गया तो आप लोग एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। इसको ध्यान से थोड़ा देख लेना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम है वो ओएमआर बेस्ड होगा, मतलब पेन पेपर टेस्ट होगा। पेन पेपर टेस्ट मतलब ऑनलाइन का कोई सिस्टम ही नहीं है, मस्त पेन पेपर टेस्ट दो, और इसमें ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। लाइक केवीएस ऑनलाइन होता था, ये ऑनलाइन नहीं होगा। ओके, अब थोड़ा ध्यान समझना। जो प्रिंसिपल का पोस्ट है ना, एक सेकेंड, जो प्रिंसिपल का पोस्ट है उसमें इंटरव्यू भी होगा। प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एग्जाम दिया जाएगा,
एग्जाम लेने के बाद इंटरव्यू भी होगा। सो एग्जाम का जो वेटेज है वो 80% होगा और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 20% होगा। ठीक, एग्जाम के इंटरव्यू के लिए 1:3 मतलब 1:3 के फॉर्म में बुलाया जाएगा। अगर 100 वैकेंसी है तो 100 का 3 गुना होता है 300। 300 लोग को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इस 300 में से 100 लोग को ही जॉब मिलेगा। ये तो समझ में आया होगा, ये प्रिंसिपल के लिए। लेकिन पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के टीचर के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो ओएमआर बेस्ड जो टेस्ट है उसके अनुसार ही बनेगी, मतलब कोई इंटरव्यू नहीं देना है। ओके, उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए लाइक अकाउंटेंट हो गया, जेएसए हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, इनके लिए ओएमआर टेस्ट होगा और हो सकता है स्किल टेस्ट भी आगे लिखा हो तो बताऊंगा मैं। ठीक है, जेएसए और अकाउंटेंट और लैब अटेंडेंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी वही सब चीजें जो हर एग्जाम में होता है, तो इसको मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब आप थोड़ा बात कर लेते हैं कितनी कितनी सैलरी होगी। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, सैलरी। इसी के लिए तो पढ़ रहे हैं, इसी के लिए तो जॉब एग्जाम अप्लाई करेंगे। तो देखो, प्रिंसिपल की सैलरी लेवल 12 होगा, पे मैट्रिक्स में लेवल 12 का होगा और सैलरी 78,800 से स्टार्ट होगी 2,92,000। हाँ, 92,000, 2,09,200 मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास तक बनेगी आपकी सैलरी। पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उनकी लेवल 8 होने वाला है। सैलरी 47,600 से 1.5 लाख तक जाएगा। अकाउंटेंट का लेवल 6 है, जेएसए का लेवल 2 है और लैब अटेंडेंट का लेवल 1 है। सैलरी आपको दिख रहा है स्क्रीन में। अकाउंटेंट का 35,000 से 1,24,000 के बीच में, जेएसए का 19,000 से 63,000 के बीच में और लैब अटेंडेंट का जो सैलरी है 18,000 से चालू होगा और एंड तक आपको 56,900 तक का मिलेगा। ये स्कीम है, इसको देख लेना। आगे ये पे मैट्रिक्स है ना, इसके अलावा बहुत सारा अलाउंसेस भी मिलता है। चलिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ओएमआर बेस्ड मतलब पेन पेपर टेस्ट होने वाला है। ऑफलाइन एग्जाम होगा, पेन पेपर टेस्ट ओएमआर बेस्ड में होगा। आपको ओएमआर शीट मिलेगा, पेन पेपर से इसको फिल करना है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाला। सीबीटी नहीं होगा, नहीं होगा, याद रख लेना, सीबीटी नहीं होगा। केवीएस एनवीएस सीबीटी मोड पे हुआ था। ठीक, यहां पर क्या होगा, पेन पेपर टेस्ट है। अब एग्जाम पैटर्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चॉइस ऑफ मीडियम, आप अपना मीडियम हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हो एग्जाम को, या तो हिंदी मीडियम में दे सकते हो या इंग्लिश मीडियम में। मतलब अगर पेपर होगा ऑफलाइन तो पेपर में इंग्लिश और हिंदी दोनों में छपे रहेगा क्वेश्चन। लेकिन जो थर्ड लैंग्वेज वाला है वो सब्जेक्ट जो होगा ना थर्ड लैंग्वेज, लाइक मराठी का पेपर हो रहा है तो वो मराठी लैंग्वेज में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि उसको हिंदी इंग्लिश में रहेगा, वो मराठी में ही होगा। उड़िया हो रहा है तो उड़िया लैंग्वेज में ही होगा, तेलुगु तमिल है तो तेलुगु तमिल लैंग्वेज में ही रहेगा। एग्जाम पैटर्न समझना। सबसे पहले प्रिंसिपल, जिसे बहुत कम लोग अप्लाई कर रहे होगे करोगे। इसमें टोटल 130 मार्क्स का पेपर होगा और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू 40 मार्क्स का होगा। समझ गए आप लोग, इसको ध्यान समझ लेना। ठीक है, जिसमें रीजनिंग आने वाला है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस, जिसको करंट अफेयर भी बोल सकते हो, 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होने वाला है, टोटल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन हिंदी के 10 क्वेश्चन अंग्रेजी के होंगे। ये प्रिंसिपल के लिए बता रहा हूं। ओके, फिर एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। 50 क्वेश्चन आ रहा है, कुछ नहीं है, अच्छा खासा आ रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से भी आएगा 50 क्वेश्चन। तो प्रिंसिपल का पोस्ट है भाई, तो नॉर्मल सिलेबस थोड़ी होगा। ये हो गया प्रिंसिपल के लिए, इस पे 3 घंटे का समय दिया जाएगा। आ जाओ पीजीटी, जिसके लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, यही भीड़ होगी। पीजीटी, इसके लिए 130 मार्क्स का पेपर होगा और यहीं पर मेरिट बन जाएगी, इंटरव्यू नहीं है भैया। और 20 मार्क्स का ये केवल क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जो कि सीटेट एनवीएस में भी ऐसा ही हुआ था, है ना, नवोदय विद्यालय में भी सेम था। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट था 20 मार्क्स का, जो कि काउंटिंग नहीं था। देखो ध्यान समझना, इसको समझो। जनरल अवेयरनेस कितने का है, 10 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस से। रीजनिंग से भी 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, रीजनिंग से 20 आ रहा है। आईसीटी से 10 आ रहा है, कंप्यूटर से मतलब जनरल अवेयरनेस मतलब बेसिकली इसमें कुछ जनरल अवेयरनेस होगा और बाकी करंट अफेयर होगा। अब जीएस, जनरल अवेयरनेस में जीएस भी हो सकता है। टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन आ रहा है एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक से, मतलब जो डोमेन नॉलेज है सब्जेक्ट, जैसे आप मैथ्स अप्लाई करोगे तो आपको मैथ्स से क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स होगा तो फिजिक्स से आएगा, तो ऐसे करके 80 क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट से 10 आ जाएगा। ओके, बाकी फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से 5 क्वेश्चन आएगा और पेडागॉगी से भी 5 आएगा, तो टोटल 80 हो गए। टोटल 130 नंबर का पेपर होगा भैया, 3 घंटे का समय है। अब एक चीज और समझ लेना मेरी बात को, कि जो लैंग्वेज लैंग्वेज का जो टेस्ट होने वाला लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वो 10-20 मार्क्स का होगा। 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश 10 नंबर का हिंदी।
जिसपे आपको मिनिमम 40% लाना है। हिंदी में 10 का 40 हो जाएगा, 4 क्वेश्चन सही करने हैं। इंग्लिश में भी आपको 4 क्वेश्चन, तो टोटल 8 करना है। मिनिमम है ना भाई, ज्यादा भी कर सकते हो, ज्यादा करोगे तो जुड़ेगा नहीं, लेकिन 4 से कम किए, 4 से कम सही हुआ आपका, सही की बात है, सही नेगेटिव भी तो होगा। जैसे मैंने 4 ही अटेम्प्ट किया और 4 जरूरी थोड़ी है सही हो जाए, 3 सही हुआ, 1 गलत हो गया, तो 3 हो गया टोटल, तो गड़बड़ हो गया ना। 4 आपका सही होना चाहिए। ओके, तो मतलब 40% आपको करना है और इसका मार्क्स काउंट नहीं होगा। जो मेरिट बनेगा इसमें बनेगा 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 80, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। ओके, तो ये हो गया फॉर प्रिंसिपल। नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू कंसेप्ट है ही नहीं, 130 में मेरिट बनेगा। अकाउंटेंट देख लो, अकाउंटेंट के लिए 130 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है, जिसमें 20 रीजनिंग है, 30 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मतलब मैथ्स है, 20 लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में आपको स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वालिफाइंग नहीं है। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड करंट अफेयर दिया है, और 40 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब अकाउंटेंसी आएगा कि कॉमर्स वाले को दिया जा रहा है इसमें, एनुअल टैक्सेशन, ये सब हो गया। 130 मार्क्स का पेपर है, 2.5 घंटे का होने वाला है, 2.5 घंटा। लेकिन टीचर और प्रिंसिपल के लिए कितना था, 3 घंटा था। फिर आ जाओ देख लो, फटाफट देख लेते हैं भाई। जेएसए का भी देख लेते हैं, ये भी 130 मार्क्स का है, रीजनिंग 20 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इस पे 20 मार्क्स का है, जनरल अवेयरनेस 30 हो जा रहा है। लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन, ठीक है, 15 हिंदी 15 इंग्लिश। कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन है, 130 मार्क्स का, ये भी बनेगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। लेकिन यहाँ पर आपको जेएसए के लिए टाइपिंग टेस्ट की बात की गई है, ठीक। लेकिन अकाउंटेंसी के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं मांगा गया है। जेएसए के लिए, जेएसए के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट भी मांगा जाएगा। ओके, यहाँ पर लिखा है 50 मार्क्स, पासिंग मार्क्स शेल बी 20। अच्छा, 50 मार्क्स का टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें 20 नंबर आपको लाना है, ठीक है, 1:3 में, मतलब 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। लैब अटेंडेंट 120 मार्क्स का होगा। रीजनिंग एबिलिटी 15, जनरल अवेयरनेस 15, लैंग्वेज की 30 क्वेश्चन है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज 30 है। लैब अटेंडेंट मतलब जो लैब में होते हैं ना, लैब जब जाते हो तो लैब में एक होता है जो लैब के मॉडल सेट करते रहता है, अप्लायंसेस को सेट करते रहता है, ठीक है, वो लैब अटेंडेंट होता है। तो उससे रिलेटेड 60 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 120 नंबर का है। यहाँ 2.5 घंटे का है, यहाँ कोई स्किल टेस्ट नहीं है, ठीक है। सबसे समझ में आ गया, स्किल टेस्ट केवल जो है वो जेएसए में लिखा है, बाकी किसी में स्किल टेस्ट नहीं है, और इंटरव्यू केवल प्रिंसिपल में है। फिर मार्किंग स्कीम, 1 नंबर 1 क्वेश्चन का होगा, 1/4 माइनस मार्किंग होगा, 1/4 माइनस मार्किंग है, इसमें माइनस मार्किंग है। केवीएस में माइनस मार्किंग नहीं होता था, यहाँ माइनस मार्किंग भी है। ओके, मल्टीपल होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, समझ गए इस चीज को। आगे वापस आते हैं, नेक्स्ट सिलेबस मैं बताऊंगा, सिलेबस क्या होने वाला है बता दूंगा अभी, एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। आगे चले, जनरल इंस्ट्रक्शंस भी वही है जो कैसे होता है, एडमिट कार्ड आपको पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, ये सब चीजें आपको पता है ऑलरेडी, बहुत सारे एग्जाम आपने दिए हैं। सो फिर भी पढ़ना हो तो पढ़ लेना, टेलीग्राम में डाल दूंगा मैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट आ गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो चाहिए ना, तो ये बता दूं इसको। प्रिंसिपल के लिए ध्यान समझना, प्रिंसिपल प्रिंसिपल के लिए 50 से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरीज, मतलब यूआर के लिए 50 से ज्यादा नहीं। आप 49 साल के अप्लाई कर लोगे, यहाँ पर नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स लिखा है, तो मिनिमम तो बताया ही नहीं है, मिनिमम बताया नहीं, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये भी होना चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, बताऊंगा धीरे धीरे एक एक करके सुनते जाओ। 50 साल से आपका एज ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन एसटी एससी ओबीसी को दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन, मतलब हो सकता है ओबीसी को 3 साल दे, एसटी एससी को 5-5 साल दे, तो एसटी एससी के लिए 55 हो जाएगा, ओबीसी के 3 साल मिल रहा है तो 53 हो जाएगा। अभी देखेंगे, एज रिलैक्सेशन भी देखेंगे, वेट करो जरा। ओके रुको, अब देखो प्रिंसिपल के लिए मांगा क्या है, तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, फिर बीएड भी होना चाहिए, ये तो ए हो गया, एकेडमिक हो गया। एकेडमिक के अलावा एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है भैया, 12 साल आप एक्सपीरियंस्ड हो। फिर क्या बोल रहा है, 12 ईयर ऑफ कंबाइंड एक्सपीरियंस एज वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी या टीजीटी, जिसमें आप 4 साल कम से कम पीजीटी जरूर रहे हो, ठीक है। जैसे होता है ना, जैसे मैं सपोज 3 साल टीजीटी में काम किया, ठीक, फिर 5 साल प्रमोशन होके पीजीटी बन गया, तो 5-3-8 हो गया, फिर 8 के बाद 9 10 11 12, और 4 साल में वाइस प्रिंसिपल था, तो हो गया 12 साल। इस तरह के एक ज्वाइंट होना चाहिए, कंबाइंड बोला गया है, ठीक है, जिसमें मिनिमम 4 साल पीजीटी हो, तो मैं 5 साल पीजीटी था, ठीक है, तो इस तरह से ज्वाइंट हो गया। ये प्रिंसिपल के लिए होगा, प्रिंसिपल के लिए बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे और कंपटीशन भी कम रहता है प्रिंसिपल में। चलिए
आगे देखते हैं, आगे बढ़े भैया। अच्छा डिजायरेबल, तो फिर डिजायरेबल है, जो देख लेना डिजायरेबल क्या है। पीजीटी आ जाओ, पीजीटी के लिए नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, 40 साल से आप ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। मिनिमम मिनिमम तो लिखा ही नहीं है, मिनिमम एज का कोई कंसेप्ट ही नहीं लिखा है। नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स मतलब 40 साल से आप ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। एस टी एस सी में फिर वही एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये किसके लिए था, ये यूआर के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ना, सब्जेक्ट के लिए आप देख लो क्या क्या होना चाहिए। इंग्लिश के लिए इंग्लिश में मास्टरी हो, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी में मास्टरी हो, मतलब एमए हिंदी हो, फिजिक्स के बीएससी फिजिक्स हो, है ना, मास्टर फिजिक्स में होना चाहिए आपका। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में हो, पीजीटी के लिए मैथमेटिक्स में हो, बायोलॉजी के लिए ध्यान से देख लो, बॉटनी जूलॉजी और बायोलॉजी, इन तीनों के अलावा कोई और आप नहीं हो। जैसे कई लोग होते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले होते हैं, अब बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर लिखा नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे पीजीटी बायोलॉजी के लिए। अप्लाई कर दिए और एग्जाम निकल भी गया तो हो सकता है डीवी में दिक्कत आ जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिख दिया है मास्टर डिग्रीज इन एनी सब्जेक्ट अदर देन सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल। यहाँ जो लिखा है उसके अलावा आप किसी और सब्जेक्ट से पीजी कर लिए हो तो आप एलिजिबल नहीं होगे, यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसलिए बता दिया पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी नहीं लिखा है तो आप एलिजिबल नहीं होगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा पास बीएड भी होना चाहिए, ये तो है, इसके अलावा आपके पास बीएड भी होना चाहिए। ठीक, बीएड भी यहाँ लिखा है, बीएड होना चाहिए, बीएड डिग्री इन केस ऑफ इंटीग्रेशन 4 ईयर, इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा ठीक है, बीएड होना चाहिए। ओके, कई लोग का बीएड 4 साल वाला भी होता है ना, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, तो उसमें बीएड आपको नहीं लगेगा क्योंकि आप बीएड ऑलरेडी कर चुके हो। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं चाहिए, जो हर बार होता है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं चाहिए। अब इसके लिए क्या चाहिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस में हो या आईटी में हो या एमसीए आपके पास होना चाहिए या एमई हो या एमटेक हो कंप्यूटर साइंस में। बीई वाले अलाउ नहीं होंगे, बीई वाले अलाउ नहीं है, बीकॉम बीई वाले अलाउ नहीं है, बीटेक वाले अलाउ नहीं है, यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि एमएससी लिखा है, कंप्यूटर साइंस है, आईटी में एमसीए वाले अलाउड है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले। बी वाले अलाउ नहीं है लेकिन एमई वाले हैं, बीटेक वाले अलाउड नहीं है लेकिन एमटेक वाले अलाउड हैं। ओके, सिमिलरली जो होता है ना पीजीडीसीए डीसीए वो भी अलाउड नहीं है, देख लो यहाँ पर नहीं लिखा है तो अलाउड अब नहीं हो। ठीक, बिल्कुल अलाउड नहीं है। आगे देखें, अकाउंटेंट के लिए देख लेना 30 इयर्स बोला गया है मैक्सिमम एज, और एस टी एस सी ओबीसी को मिलेगा एज रिलैक्सेशन। डिग्री ऑफ कॉमर्स मांगा गया है अकाउंटेंट के लिए, जेएसए के लिए 12वीं मांगा गया है, सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, और आपको 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में आपका क्या लिया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। इसके लिए 30 इयर्स है। लैब अटेंडेंट के लिए 30 इयर्स है, 10th क्लास पास मांगा गया है विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, या फिर आप 12th पास हो विद साइंस स्ट्रीम। तो ये हो गया क्या, क्वालिफिकेशंस। फिर एज रिलैक्सेशन भी देख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बात चल रही थी। एसटी और एससी के लिए 5 साल का रहेगा, जैसे पीजीटी के लिए 40 लिखा है जनरल के लिए, तो एसटी और एससी के लिए हो जाएगा 45 साल। ओबीसी के लिए 3 साल है, तो जनरल के लिए 40 है तो ओबीसी के लिए 43 हो जाएगा। ठीक है, बाकी 3-3 जोड़ लेना, जैसे ये जो नॉन टीचिंग वाले में सब में जनरल के लिए 30-30 लिखा है ना, तो 3-3 और जोड़ लेना ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए 5-5 जोड़ लेना। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं उनके लिए 5 साल का है, जो जम्मू कश्मीर में कुछ लिखा हुआ उसको 5 साल के लिए है। विमेन, हर कैटेगरी के विमेन के लिए 10 साल आपको एक्सटेंड किया गया है, हर कैटेगरी के विमेन के लिए 10 साल। और जो पर्सनल विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए 15 साल, एस टी के लिए, ओबीसी के लिए 13 साल, जनरल के लिए 10 साल, जो डिसेबिलिटीज की सर्टिफिकेट जिनके पास है उनके लिए ही है। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट मैंने मार्क नहीं किया है, आप देख लेना। बाकी वही नोटिफिकेशन होने वाला है, 31 जुलाई लास्ट डेट है भैया, भर देना फॉर्म। 1500 रुपए 2000 रुपए का फॉर्म है। बाकी वीडियो में मैंने डिटेल्ड में बताया है, और कुछ तो पॉइंट छूटा है क्या वो देख रहा हूँ, कोई पॉइंट नहीं छूटा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो गया, हमने डिटेल में बात कर लिया EMRS। ठीक है, सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी यहीं तक देख लो। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये लास्ट डेट भी ध्यान देख लेना, 31 जुलाई तक वेट मत करना, पहले ही फॉर्म भर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।